लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। हम तो पूछना चाहते हैं यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया, और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए, धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाएगा मुझे। आज तक इतना भ्रष्टाचार थाने, तहसील और कचहरी में मैंने नहीं देखा जितना यहां पर आज हो गया। केवल राजनीति से प्रेरित होकर आप आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। मालिक वो देखो सेक्युलर सिविल कोड होगा क्या? ए, बी, आप क्या अभी तक 10 साल में कम्युनल सिविल कोड चला रहे थे? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जब 303 सीटें थी तब आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते थे, जब 240 सीटों पर आ गए तो ये सेक्युलर सिविल कोड बन गया? आप तो सेक्युलर वर्ड को ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सुधांशु जी। अगर आज पूछा जाए पूरी दुनिया में कोई एक देश बताइए जिसमें इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हों, तो वो सिर्फ भारत है। और वो इस कारण से है कि भारत की जो प्राचीन सनातन संस्कृति है वो इसमें विश्वास करती है आनो भद्रः कृतवो अंत विश्वता, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको बदलने की जरूरत है। अब सेकुलर की मैं बात करना चाहता हूं। यदि ईमानदारी से कोई संस्कृति सेकुलर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति, या जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो अपने विरोधी को भी सम्मान देती है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो अपने विरोधियों को, जिनको शत्रु माना, उनका भी एक सम्मान करो और उनकी भी अच्छाई को आप स्थापना दें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मतलब रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र भी हमारे यहाँ स्तुति में किया जाता है, जबकि वो राक्षस था। मगर अब मार रहे हैं यूसीसी पे। मगर अफसोस की आजादी के बाद, हम आजादी से आ रहे हैं 67 साल तक, 6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें तो ईमानदारी से उस विषय को स्थापित करने की बजाय एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, जिसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हो गए बांग्लादेश, और भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। कोई सेंस है इस बात की? पूरी तरीके से कम्युनल एस्पेक्ट संविधान में डाल दिया गया। और अगर इस विषय पे हमारे विरोधियों को आपत्ति है तो वो बता दे, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड दुनिया में किसी सेकुलर देश में होते हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट और इसमें किसी प्रकार का मतभेद हो जाए शरिया में, तो शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। इसलिए यह कहना जरूरी है कि ये सेकुलर कोड हम लाना चाह रहे हैं, और यह सर्वोच्च न्यायालय एक नहीं कई बार कह चुका है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है, और संविधान निर्माताओं ने भी कहा था। अगली 3 लाइनों में बस रूपरेखा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जैसे मैं यूसीसी पर इनका स्टैंड पूछूंगी, वो पूछेंगे कि ड्राफ्ट कहां है, उसकी रूपरेखा कहां है, तो क्या होगा ये सेक्युलर सिविल कोड? देखिए, मैंने आपसे जैसे बताया, हज सब्सिडी खत्म हुई, ठीक है, मेहरम की व्यवस्था खत्म हुई, हमने ये व्यवस्था समाप्त की थी, ट्रिपल तलाक की व्यवस्था समाप्त की, तो क्रमशः हम बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा दलगत भावना से ऊपर उठकर सारे समाज के लोगों को इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। अब जवाब दीजिए आलोक जी। एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों का। जवाब दीजिए, होना चाहिए सरकार के इस फैसले से आप लोग साथ रहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई, और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई हो। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार्य होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया, और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो, क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी डिवाइसिव जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक
भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस दो शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। ऐसे कई फैसले हैं जिसपे आपको बैकफुट पर आना पड़ा है। जिन कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं वो सुधांशु जी वापस लेना पड़ा है। संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्र संविधान बनाया था, जो मैंने कहा 78 वर्षों से कम्युनल नहीं था, धीरे धीरे कम्युनल बनाया गया। 54 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लेके आए नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने कहा एक स्टेप और लो, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा देंगे। फिर राजीव, फिर जब से देश सेकुलर हो गया, जब संविधान की हत्या करके और लोकतंत्र की हत्या करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा कम्युनल हुआ कि राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दूंगा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ले आऊंगा और वक्फ एक्ट भी कर दूंगा। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो ऐसा एक्ट डाल दूंगा वक्फ में कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। चलते तो इसीलिए संविधान सभा की डिबेट जाके देख लीजिए, उन्होंने इसीलिए सेकुलर वर्ड उसमें नहीं रखा था। उन्होंने कहा था सेकुलर हिंदू इन दो वर्ड की जरूरत नहीं है, ये भारत की आत्मा के हिस्से हैं। वो तो ऐसे जीत बता रहे हैं कि जो 42वां संशोधन किया उस पर आज मुहर लग गई, पीएम ने वहां पर। अब वैसे एक बात बता दें आपको, 42वें संविधान पे एक फैक्ट है, देश की जनता को ना पता हो तो बता दूं। इस देश में जब हमने धारा 370 हटाई तो कहा गया सेकुलरिज्म पर हमला है, जबकि इस देश का एक ही राज्य था जो सेकुलर नहीं था, वो था कश्मीर। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। देखिए सुधांशु जी प्रखर वक्ता है, स्वतंत्रता दिवस है, मैं सिर्फ एक बात पे आपत्ति करता हूं, बाकी सब आलोचना ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि संविधान की हत्या करके हम जिंदा संविधान के युग में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 11 बार शपथ ली है या 11 बार उस जिंदा संविधान के नीचे इस तरह के भाषण दिए हैं। आप स्वयं सांसद हैं, ये नहीं कह सकते हमारे देश में कि संविधान की हत्या कर दी गई है। ये बहुत दुखद है। इस चुनाव में जो आप हारे हैं, छोटा सा जवाब भाव के चलते हारे हैं। ठीक है, आपकी बात पर। मैंने जिस इमरजेंसी की बात की उसमें इनके नेता लोग कहे थे संविधान की हत्या हुई थी। अगर आपको लगता है कि वो संविधान की हत्या नहीं थी तो मैं कह सकता हूं इस पार्टी के चाल चरित्र चिंतन में इस गठबंधन ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया, ये देश के विचार को सोचना चाहिए। देखिए, तीसरी बार लगातार, आलोक जी आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, तीसरी बार लगातार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस में जीत हासिल करती है, उनकी सरकार बनती है। यानी आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में ही बैठाने का जनता ने मैंडेट दिया है। आलोक जी, ऐसे में आप लोग लीड क्यों नहीं लेते हैं? मैं जब आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछती हूं तो ऐसे मुद्दों पर प्रखर होकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस पर ये तो अपना एजेंडा जो भी है उसको सामने रखते हैं कि हम कम्युनल सिविल कोड खत्म करेंगे, हम मुस्लिम अपीसमेंट खत्म करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, खड़गे साहब, कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेकुलर सिविल कोड। उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जांपल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर। क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है? एक काउंटर प्रश्न है मेरा। आज तो पीएम ने लाल किले से बोल दिया है। सर, सवाल समझिए मेरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, खाली यही मुद्दा रहेगा या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मौलिक रूप से अभी तक जिस तरह से ये देश चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप कह रहे हैं इस पर हम वेट करेंगे ड्राफ्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाएगा मुझे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब आप पहले तय कर लीजिए मानसिक रूप से कि आपको आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समर्थन करना है, उनके खिलाफ बोलना है, क्योंकि पता यही चला है कि दिल्ली चुनाव में आप लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, साथ में नहीं लड़ेंगे चुनाव। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हाँ ठीक है, बेल मिली है, लेकिन ये बेल तो सिर्फ कंडीशनल बेल अभी के लिए है ना, उनको बरी तो नहीं किया गया है। तो ऐसे में वो आरोप तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, और आज भी कांग्रेस पार्टी उन आरोपों के ऊपर खड़ी है जब तक के इस केस का फैसला नहीं आ जाता। क्या पलटे आलोक जी, क्या पलटे नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अंजना जी, मैंने आपके तमाम शोज पे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, हम आरोपों पर आज भी कायम है। और दूसरी चीज, ये जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जश्न मनाते घूम रहे हैं गली गली, कोई किसी को बरी नहीं किया गया है। जमानत पर आप बाहर आए हैं, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और 17 महीने आप जेल में रहे। मैं अपनी बात को हरियाणा में खूब प्रचार कर रही है। वो कहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट अगर कोई तमाम इन भ्रष्टाचारियों का करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और वो दो तरह से करते हैं। या तो उनको अपनी पार्टी में बुला लेते हैं, या फिर पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से माल लेकर अपने घर में बैठ जाते हैं।
हम बार बार कहेंगे 2G पर आपने आरोप लगाए, आकर बरी किसने किया? सबके सब आरोपियों को मोदी सरकार ने। 71,000 करोड़ का एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी थी और उसके बाद महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी उनको। आज तक इतना भ्रष्टाचार थाने, तहसील और कचहरी में मैंने नहीं देखा जितना यहां पर आज हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कब तक घेरेंगे? पिछली बार मतलब जब ये लोग एक साथ हुए, आपने दीवार तक इनको ले जाकर पहुंचा दिया ना, तभी तो एकजुट हुए, क्योंकि इनके अस्तित्व की लड़ाई थी। बारी बारी से आप सबको जेल दे रहे थे, इसीलिए सबको लगा कि एकजुट नहीं हुए तो फिर हम सब जेल जाएंगे। अब ये हालत है कि आप अपनी स्पष्ट जनादेश की सरकार भी नहीं बना पाए हैं, 240 पर अटक गए। पहली बात, आज कितनी दुखद, विचित्र, विडंबनापूर्ण बात है कि उस आम आदमी पार्टी ने जिसने सबसे खराब अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के लिए किया, उनके साथ गठबंधन करके फिर मुंह की खाकर अब गठबंधन से बाहर आने की स्थिति आई। ये बहुत साफ दिखता है, मतलब क्या क्या वर्ड नहीं बोले गए हैं सोनिया जी, राहुल जी के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में, बेईमान बेईमान लिख के वो सारी बातें की गई, वो अलग बात है। और जो बात मैं पहले भी आपके शो पे कई बार बोल चुका हूं, जो कहते हैं 2014 के बाद इनको जेल में डालने की शुरुआत हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ये बताइए, सोनिया जी और राहुल जी जिस केस के ऊपर उनको बेल लेनी पड़ी है वो 2013 अक्टूबर में है। ये बताइए कि सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए थे, कणिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए थे, शिबू मधु कोड़ा 2008 में जेल गए थे, सीएम थे झारखंड के, शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, मुलायम सिंह मायावती में 2007 में केस दर्ज हुआ था। ये सब आपकी सरकारें हैं। और याद करिए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ, हुई। इसमें मोदी जी, अमित शाह जी कहां हैं भाई? ये तो 35 साल का पूरा आपका एपिसोड है। इसलिए हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोपी एक होकर मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजनीतिक से हटके कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किए, तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो कारण था, तारीख पे तारीख होती रहती थी, उस विषय को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। जितना मुझे याद आ रहा है, मंच पर सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ सोनिया जी बैठी थी, और आज लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने हाथ मला ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि किसने किसके लिए क्या क्या कहा, वो नीतीश जी का डीएनए, और नीतीश जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और चंद्रबाबू ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और मोदी जी ने चंद्रबाबू के लिए क्या कहा, तो सब पूरा देश जानता है किसने क्या क्या कहा। क्या वो सारे बरी हो गए हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा बरी हो गए हैं? क्या वो एनसीपी वाले सारे बरी हो गए हैं जिनको मोदी जी पीठ थपथपाते घूम रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में? अब केस चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आरोप लगाने वाले हम थे, आज भी हम स्टैंड करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो जांच एजेंसियां हैं कहीं बरी ना कर दें उनको। और इसलिए जो आज आप आके कहने की कोशिश कर। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप बहुत करें, आपने कितना लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड? बताइए देश को। बताता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड अगर भ्रष्टाचार था, 1633 करोड़ रुपए कांग्रेस ने किस बात के लिए भाई? ईडी सीबीआई के नोटिस हमने वापस लिए था। के नोटिस पे ईडी सीबीआई के नोटिस उन कंपनियों के खिलाफ किसने वापस लिए? क्या ईडी सीबीआई हमारे इशारे पर काम कर रही थी? बताइए ना। इनको तो कंपनियों को ठेके दिए वो हमने दिए क्या? ठेके आपसे, माल आप ले, ईडी सीबीआई के नोटिस वापस आप ले, केस बंद आप करें, और आरोप विपक्ष पर। भाई 2G में राजनीति के लिए आरोप लगाए, क्या हो गया? कुछ हुआ ही नहीं। आप बताइए ना, 2G में बरी किसने किया? बरी किसने किया 2G में? हमने किया क्या बरी? ना देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अभी भी 2G के ऊपर वोट मांग के घूमते हैं। आपकी पार्टी छोड़ गए तो? अरे भाई, अभी भी कौन छोड़ गया कौन नहीं छोड़ गया उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, 2G पर क्या केवल राजनीति से प्रेरित आरोप थे? अरे कोर्ट ने डिसाइड किया था भाई। अरे भाई, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था? 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था क्या? एक लाइन क्या कर दिया था? हाँ या ना बताइए। देश के गृहमंत्री आप भी 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात करते हैं। लोग भूल दुर्भाग्य है, बता दूं, केवल राजनीति से प्रेरित होकर आप आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। दी थी क्योंकि वो देश का इकलौता। अरे भाई, आज भी बरी होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृहमंत्री आज भी वोट पाते हैं। 2G पर आप लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, क्या कोर्ट ने तय कर दिया था? स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर